हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 जुलाई 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के एडिटोरियल पेज को हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम एडिटोरियल के साथ जो विमर्श पेज होता है उसको भी देखेंगे। तो आज का जो एडिटोरियल पेज है उसमें 2 आर्टिकल दिए गए हैं जिन्हें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और जो विमर्श पेज पर जनसंख्या को लेकर एक आर्टिकल है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह है दैनिक जागरण का एडिटोरियल पेज और इसमें जो पहला आर्टिकल है वो है वंचितों को प्रेरित करने वाली उपलब्धि। देखिए, जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं वो काफ़ी पिछड़े समुदाय से आती हैं और किस तरीके से वो संघर्ष करके इस पद पर पहुंची हैं, इस पर लिखा गया है आर्टिकल। हालांकि कल भी हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था और लगातार हम इस न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ड्रॉप करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड आर्टिकल है कि बेलगाम होते अपराधी, ये भी आर्टिकल हमने डिस्कस किया है। आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से अरावली पर्वत पर जो हरियाणा में खदान जो कार्रवाई हो रही थी, अवैध खनन हो रहा था, उसको रोकने के लिए जब डीएसपी गए थे तो उनको किस तरीके से कुचल दिया गया था। उसके बाद झारखंड में ये जो महिला सब इंस्पेक्टर थी संध्या टोपनो, इनको भी मार दिया गया क्योंकि ये भी खनन को रोकने के लिए गई थी, अवैध खनन को रोकने के लिए। तो ये आर्टिकल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो विमर्श पेज पर एक आर्टिकल है और ये है जनसंख्या नियंत्रण की विकट चुनौती। जनसंख्या जो है वो किस तरीके से विश्व के साथ साथ भारत के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और अगले साल तक भारत चीन को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या आबादी वाला देश बन जाएगा। तो इसी पर लिखा गया है आर्टिकल की जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और यह आर्टिकल लिखा है पीयूष द्विवेदी ने। तो इन्होंने इसमें बताया है कि जो गोरखपुर के सांसद रवि किशन हैं, उन्होंने लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बिल लाने की पेशकश की है या फिर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार हैं, उन्होंने ऐसे किसी भी बिल से इनकार किया है और यह बोला है कि केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कोई बिल लाने का विचार नहीं कर रही है। अब इसमें सवाल यह उठता है कि भारत को क्या ऐसे कानून की जरूरत है? तो वैसे तो अगर हम इस पर बात करें तो अलग अलग राय इस पर हो सकती है, लेकिन सच यह है कि किसी भी देश की प्रगति में उन सभी कारकों के साथ उसकी जनसंख्या या जनसांख्यिकी नीति या उसकी स्थिति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए, राष्ट्रीय जन संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप जनसंख्या हो तो देश प्रगति के पथ पर बहुत आगे बढ़ता है। वहीं जिस देश में संसाधनों पर जनसंख्या का भार अधिक होता है उसके लिए विकास करना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है, यानी कि उसको विकास लक्ष्यों को हासिल करना कठिन हो जाता है। वे देश जनसंख्या के नियोजन और स्थिरीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि जिन्होंने इस नीति को अपनाया है, जनसंख्या को नियंत्रित करने की नीति को अपनाया है, उन्होंने कहीं ना कहीं विकास के मार्ग को अपना लिया है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 1/4 मात्र है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से वह भारत से 3 गुना बड़ा है। रूस के पास विश्व का सर्वाधिक भूभाग है, लेकिन आबादी मात्र 15 करोड़ के आसपास है। कनाडा, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया भी भारत से अधिक भूभाग रखते हैं, लेकिन इनमें से एक चीन को छोड़कर बाकी सभी की जनसंख्या भारत से बहुत कम है। हालांकि चीन की जनसंख्या भी अब इसमें थोड़ी बहुत ही अधिक रह गई है भारत से, जबकि क्षेत्रफल के मामले में वह भारत से 3 गुना बड़ा है। अधिक जनसंख्या होने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं और इस पर विशेषज्ञ अलग अलग राय भी रखते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जनसंख्या के मामले में आज भारत विश्व में दूसरे स्थान पर तो है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 7वां है। भारत के पास विश्व का केवल 2.5% भूभाग है, जबकि वैश्विक जनसंख्या का 18% हिस्सा यहां पर है, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या का 18% हिस्सा भारत के पास है। इस तथ्य से भारत में जनसंख्या और राष्ट्रीय संसाधनों के मध्य मौजूदा असंतुलन को समझा जा सकता है। इतने कम भूभाग में इतनी बड़ी आबादी को लेकर चलना या फिर उसका विकास करना वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है। अगर संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट की हम बात करें तो पिछले दिनों जब विश्व जनसंख्या दिवस पर एक रिपोर्ट जारी करी गई और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इस पर एक रिपोर्ट जारी करी गई जिसके मुताबिक इस वर्ष चीन की जो जनसंख्या है वो 1.42 है अरब है, जबकि भारत की 1.4
1 है, यानी कि अगले साल यानी 2023 तक भारत की जनसंख्या चीन से आगे हो जाएगी और लगभग 1.43 तक भारत की जनसंख्या चली जाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत अगले साल तक जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा और अनुमान यह भी है कि 2027 तक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि भारत की आबादी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और 2050 तक भारत की आबादी 1.668 अरब तक पहुंच जाएगी, जबकि चीन इस समय तक 1.317 पर आ जाएगा, क्योंकि वो कुछ नीतियों का पालन कर रहा है। हालांकि एक राहत देने वाली बात यह भी है कि वैश्विक आबादी 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी गति पर है, यानी कि 1950 से पहले जो आबादी का प्रतिशत था वो 18 से भी कहीं ज्यादा था। चलिए, अब भारत की जनसंख्या नीति, भारत किस तरीके से जनसंख्या नीति को अपनाता है। ऐसा नहीं है कि भारत जनसंख्या वृद्धि की समस्या के प्रति सख्त नहीं है, लेकिन भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम आने वाला विश्व का पहला देश है जिसने ये कार्यक्रम अपनाया था। पहली पंचवर्षीय योजना के समय से ही बढ़ती जनसंख्या को संकट मानते हुए परिवार नियोजन के प्रयास शुरू किए गए थे, पर आजादी के बाद देश को पहली जनसंख्या नीति मिलने में 2.5 दशक से अधिक का समय लग गया। 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, जिसके बाद जबरन नसबंदी का दौर चला। 1981 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाने वाले, विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने और महिला शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात कही गई थी। सन 2000 में केंद्र सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक विशेष दल की रिपोर्ट के आधार पर नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा भी की थी। इसका उद्देश्य प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर स्वतंत्रता का स्थापना करना और गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करना था। अब हम कुछ जनसंख्या से के लिए जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी, तो अगर इसकी ये जो जनगणना है नॉर्वे डेनिश यानी कि डेनमार्क में विश्व की पहली जनगणना 1700 और 1771 में हुई थी और इस जनगणना में सिर्फ वयस्क लोगों का ही डाटा कलेक्ट किया गया था। फिर 1730 में स्कूली बच्चों की भी जनगणना कराई गई। जॉर्ज क्रिश्चियन ओड्रे ने 1771 में डेनमार्क नॉर्वे में सभी नागरिकों, जिनमें पहले से केवल संख्या के रूप में सूचीबद्ध थे, उन्हें भी शामिल करने का प्रयास करने वाली पहली जनगणना 1769 में की गई थी। अब हम देखते हैं कि आजाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। देखिए, इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो जनगणना अंग्रेजों के काल में हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी और इसमें जो जनगणना आयुक्त थे वो थे WC प्लेडन। ये पहले जनगणना आयुक्त थे। उसके बाद भारत आजाद होने के बाद संविधान द्वारा 1951 में उस जनगणना कराई गई। उस समय भारत की कुल आबादी 3,61,88,090 थी, जिसमें करीब 1% पुरुष थे और 0.946% महिला थी। इसके बाद से भारत में हर 10 साल पर जनगणना करवाई जाती है। मानव इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत की 2011 की जनगणना में करीब 1 अरब 21 करोड़ की जनसंख्या के डाटा को रिकॉर्ड किया गया। और यह भी जान लीजिए कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? C चंद्रमौली। और 2021 की जो जनगणना होगी उसकी थीम है कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। थीम इंपॉर्टेंट रहेगी 2021 की, फिर से सुन लीजिए, कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। अब नेपाल, जो भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है। वैसे अगर हम बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या 800 करोड़ या फिर 8 अरब है। और वहीं पर बात करें एशिया की, तो एशिया की जो आबादी है वो 500 करोड़ है, यानी कि 5 अरब है। और
इसमें नेपाल के बारे में अब जान लेते हैं। नेपाल में हर 10 साल में जनगणना कराया जाता है। नेपाल में पहला जनगणना करीब 1911 में कराया गया था। नेपाल की जनसंख्या 1911 में 5.6 मिलियन की थी और नेपाल की पिछली जनगणना 2011 में कराई गई थी। पड़ोसी देश में पाकिस्तान है जो विश्व में चौथा स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए, पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा स्थान अमेरिका का है, चौथा स्थान पाकिस्तान का है और पांचवां स्थान इंडोनेशिया का है। तो चौथे स्थान पर पाकिस्तान है और भारत का पड़ोसी देश भी है। इसलिए देख लेते हैं कि पाकिस्तान में पहली जो जनगणना है वो 1951 में कराई गई थी और इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में हर 10 साल में जनगणना कराई जाएगी। दूसरी जनगणना 1961 में हुई और तीसरी जनगणना 1972 में हुई थी। पाकिस्तान का युद्ध बांग्लादेश के साथ हो रहा था और पांचवी जनगणना में देर हो गई थी और इसे 1998 में करवाया गया था। और पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में भी जान लेते हैं कि श्रीलंका में पहली जनगणना 27 मार्च 1871 में की गई थी। श्रीलंका में हर 10 साल बाद ही जनगणना होती है। वहां की सरकारी संस्था ग्रामा नीलाधरी यानी कि GN के द्वारा कराया जाता है। श्रीलंका में सिविल वॉर की वजह से और 2001 में श्रीलंका में सिर्फ 18 डिस्ट्रिक्ट की ही जनगणना कराई जा सकी थी। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन भी किया गया, जिसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की समीक्षा एवं क्रियान्वयन जैसे दायित्व सौंपे गए। हालांकि इन नीतियों का धरातल पर कुछ खास असर नहीं दिखता है, क्योंकि इनके बाद भी देश की जनसंख्या में निर्बाध रूप से वृद्धि होती रही। इस समय जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए देश में कई मॉडल लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया है कि भारत सरकार किसी भी नागरिक को संतानोत्पत्ति से जबरन नहीं रोकेगी, बल्कि निरोध कार्यक्रमों एवं जागरूकता के जरिए जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास किया जाएगा। तो ये आज का विमर्श पेज था, क्योंकि एडिटोरियल पेज के दोनों आर्टिकल हम पहले ही पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।